हाय प्रधानी, हाय प्रधानी। आपके ही दामाद जो ओएसडी थे चीफ मिनिस्टर के, उनको भी पीछे से हटा दिया गया था। तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो कह रहे पैर के हाथ लगा के माफी मांगे थे। मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, ना तो मनीष ग्रोवर जी की इच्छा थी मैं उनके पैरों का हाथ लगाऊं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये जो प्रधानी वाला रोड़ा है ये एक ही परिवार में, एक ही गांव के, क्योंकि अत्री परिवार है तो एक ही, बेशक आप अलग अलग विचारधारा के हों। लोग ये कहते हैं कि नवीन जयंत का बहुत बड़ा योगदान है पैरावर की ज़मीन के मामले में। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं जिनकी आपने अभी तारीफ की, पिछले 8-9 महीने में उन्होंने क्या संस्था को योगदान दिया? आज तक जितना पैसा आया है उसमें उस टाइम पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पर ज्यादा पैसा आया, ये बात तो ठीक। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खाया पी तो हुई है लेकिन आज आप उसके बारे में बात नहीं करें। चुनाव करवाइए, वो भी इसी सरकार में नहीं हो रहे हैं और आप इसी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। ये दो बातें समझ में नहीं आई। जो भगवान परशुराम जी के नाम, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं था। 11 साल से बीजेपी की सरकार है, क्योंकि 2 बार तो बन चुकी है और तीसरी बार जो है वो अभी बनी है। 8-9 महीने हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं में जो पिछले 11 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसके कारण संस्था का बुरा हाल है। जबकि संस्था के जो नुमाइंदे हैं, संस्था के जो रखवाले हैं, वो बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों में आप चुनाव करवाइए ताकि जो प्रोग्रेस की बात है, विकास की बात है, जो कुछ भी करना चाहते हैं, समाज करना चाहता है, वो सुचारू रूप से चल सके। मेरे आज के मेहमान हैं आज़ाद अत्री जी। आप पेशे से वकील हैं और शिक्षण संस्था गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था में अनेक बड़े बड़े पदों पर सुशोभित रह चुके हैं। और आज़ाद अत्री जी पहले भी कई बार इन्होंने जो शिक्षण संस्थान में जो चुनाव की बात है वो कई लेवल पर उठाई है, कई बार तो खतरा मोल लेकर भी उठाई है। बहुत सारी आज चर्चा खास मुद्दे में से करेंगे। वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा इस टाइम देने के लिए मुझे। जी अच्छा अत्री साहब, देखिए सबसे मुख्य बात पहले करते हैं क्योंकि सबसे जो चर्चा का विषय है। जब आपकी बात आती है तो मुझे याद है कि आपने 2 बार बड़े लेवल पर चुनाव वाला जो मुद्दा है ना वो उठाया था। एक बार तो पीछे जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब होते थे तो आप ग्रीवेंस की मीटिंग में गए थे और आपने शिक्षण संस्थानों में चुनाव की बात कही थी। उसके बाद कुछ अप्रिय घटना भी हुई, काफ़ी वायरल कंटेंट भी हुआ और काफ़ी कुछ हुआ। एक वो और एक चौटाला साहब के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए थे दहिया मैडम, तो उस मामले में भी आपने काफ़ी आवाज़ उठाई थी। ये 2 मामले क्या हैं, थोड़ा खोल के हम समझाओ। आपने जो प्रश्न पूछे हैं मैं उनका जवाब विस्तार से आपको दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी खुला दरबार लगाए हुए थे जिला परिषद हॉल के अंदर। मैं वहां चला गया अपने भतीजे मनु अत्री जी के साथ, जो एडवोकेट हैं पेशे से। मेरे घर भागवत कथा चली हुई थी। मैं आनंद फानन में मुझे पता चला माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ, वो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत सुशील है, बहुत योग्य हैं। लेकिन मेरे से क्या हुआ, मैं ये बातें रिटर्न में लेकर नहीं गया। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा आप लिख कर क्यों नहीं लाए। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं 40 बार आपसे प्रार्थना कर चुका हूँ और डिप्टी कमिश्नर महोदय यहाँ बैठे हैं, आप इनको हिदायत दे दो हमारे नई वोटों पर चुनाव करा दिए जाएं। उस टाइम पर अफसरशाही ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए मेरे को कहा चल 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 यहाँ से चल। मैंने कहा मैं बगैर मुख्यमंत्री जी के बात के हुए नहीं जाऊंगा। बाकी मुख्यमंत्री जी ने मुझे ना अपमानित किया, ना उस टाइम पर मैंने मुख्यमंत्री जी से कोई गिला था, ना कोई आज गिला। वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनमें भगवान का अंश है। लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा, अफसरों ने अपनी चापलूसी के लिए मुझे जबरदस्ती मेरे साथ धींगा मस्ती की। वो एपिसोड मुझे आज भी याद रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करें। अत्री साहब,
ये तो घटना हो गई रूम के अंदर की। जब रूम के बाहर आए आप और आपके भतीजे मोनू अत्री, तो बाहर भी कुछ इस तरह की घटना हुई जो कैमरे में कैप्चर हुई और आपने सीधा सीधा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर भी आरोप लगाए थे। मैंने देखो, जो बात सच्चाई है वो सच्चाई कहनी चाहिए। हम जब बाहर खड़े थे तो माननीय श्री मनीष ग्रोवर जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथ से गुजरे। मेरे भतीजे ने उनको नमस्कार किया, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं था। उन्होंने हमें कहा, मैंने धक्के मार के आपको बाहर निकलवा दिया है। इस पर मैं भी जोश खो चुका, मैं भी अपना आपा खो गया। और जो वो घटना हुई उसके लिए मुझे अफसोस है। मनीष ग्रोवर जी आज भी आदरणीय है, आगे भी आदरणीय रहेंगे। और उस घटना का हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, और हमें काफी परेशानियां हुई। चौधरी साहब, आपके मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री जो पहले रोहतक के विधायक भी रह चुके, आज आपके संबंध कैसे हैं? मेरे आज संपर्क उनसे अच्छे संपर्क है, मेरा उनके घर आना जाना है। अच्छा, पैचअप कैसे हुआ? पैचअप तो ये हुआ, अगर उन्होंने भी रियलाइज कर लिया और मैंने भी रियलाइज कर लिया, और मेरा उनके घर आना जाना है। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी नहीं है, ना पहले थी ना अब है। अच्छा, जो सुमित्रा दैया वाला एपिसोड है जो चौटाला सरकार में, तो वो क्या था? देखो जी, सुमित्रा दैया किन वजह से लगी, कैसे लगी, किसने लगाई, हमें उसके बारे में कोई नहीं पता। लेकिन हमने शुरू से सुमित्रा दैया जी का विरोध किया और जिसका खामियाजा हमने भुगतना पड़ा। अच्छा, क्या कारण था? क्योंकि ये ब्राह्मणों की संस्था है और सुमित्रा दैया ब्राह्मण नहीं है, तो क्या ये विरोध था? कारण क्या था, मतलब उनके विरोध? नहीं, सुमित्रा दैया हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर साबित नहीं हुई और ना उसके वो लायक थी। जाट ब्राह्मण की कोई बात नहीं है, लेकिन वो पोस्ट नहीं थी। खाम खा किसी को ओबलाइज करने के लिए एक पोस्ट को क्रिएट किया गया। कौन ओबलाइज करना चाहते थे उनके? तो कुछ सरकार ही ओबलाइज करती है, तत्कालीन सरकार ने। अब मैं ABCD का किसी का नाम लूंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी हर एक सरकारों में व्यक्तिगत संबंध सबसे रहे हैं। आज भी उनका भगत हूँ। उसमें भी आपको नुकसान हुआ विरोध करने पे? सुमित्रा दैया एडमिनिस्ट्रेटर गलत लगाई आप लोगों ने, उसमें भी नुकसान हुआ? कोई पर्सनल नुकसान हुआ आपको? हाँ, उस टाइम पे मुझे सरकार से इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि मैंने ये आवाज उठाई थी कि सुमित्रा दैया की नियुक्ति यहाँ ठीक नहीं है। और किसी ने आवाज उठाई आपके अलावा? मतलब चाहते तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हिम्मत भी चाहिए। हाँ, कई आदमी थे, जैसे मिस्टर रमेश हरियाणा था, उसने भी आवाज उठाई और कई आदमी ने आवाज उठाई जी। लेकिन जिस मुखरता से आपने आवाज उठाई, जो आपका परिचय जो समाज के अंदर है कि जो सच है और जो जैसा आप वैसा ही कहते हैं, चाहे उसके लिए कितना ही खामियाजा आपको भुगतना पड़े। मैं आपकी बात से 1000% सहमत हूँ। मुझे चाहे कितना भी खामियाजा भुगतना पड़े, मैं आपकी अपनी संस्थाओं के लिए काम किया है, अपनी संस्थाओं के लिए काम करूंगा। आज मैं पहला आदमी हूँ, मैं ये कहता हूँ, माननीय अरविंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं, 4 बार के सांसद हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जो 30 तारीख को फंक्शन कराया और जो गैदरिंग हुई वो एक ऐतिहासिक गैदरिंग थी, ऐतिहासिक फैसला था उनका। कम से कम 5 करोड़ रुपए तो हमारा फंक्शन कराने में लग जाते, जो भगवान परशुराम जी के नाम पर हरियाणा सरकार ने सभी महानुभावों के नाम पर, कबीर जी के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर, भगवान परशुराम जी के नाम पर जो सरकारी प्रोग्राम किए हैं, मैं सरकार को इस बात की बधाई देता हूँ। अगर ये सरकारी प्रोग्राम नहीं होता तो हम इतने लेवल पर नहीं कर पाते। वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ थी। इस बात का आयोजक श्री अरविंद शर्मा जी और मुख्यमंत्री छत्तीस बरादरी के नेता माननीय श्री नायब सैनी जी को जाता है, उनकी कैबिनेट को जाता है। वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इतनी बड़ी रैली मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। और जितनी घोषणाएं वहाँ हुई हैं, अरविंद शर्मा जी, भाई अरविंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री एक वादा करके गए थे कि संस्थाएं यहाँ बनेगी, हमारा तीसरा फेज यहाँ बनेगा, जिसमें ब्राह्मण ही नहीं 36 बरादरी के बच्चे पढ़ेंगे। ये 36 बरादरी के लिए उनका काम है। और मैं तो अब भाई अरविंद शर्मा जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी घोषणाएं की, मैचिंग ग्रांट की घोषणाएं की। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्री अरविंद शर्मा जी का कि 1-2 दिन के अंदर उन्होंने लोगों से अपना आग्रह करके भाईचारे में मांग कर तकरीबन 5 करोड़ रुपए 2-3 दिन में जमा हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा पहले रहे मंत्रियों ने, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो,
किसी ने नहीं किया। मैं इसका सारा आभार भाई अरविंद शर्मा जी को देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को देना चाहता हूँ। अत्री साहब, आपने कहा कि जो माननीय मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, उन्होंने एक ऐतिहासिक रैली की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, क्योंकि 2 बार तो बन चुकी है और तीसरी बार जो है वो अभी बनी है, 8-9 महीने हो चुके हैं। और आपने जो डिमांड है, आपकी की डिमांड जो आपने सबसे मुखरता से उठाई है कि भाई गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थानों में चुनाव करवाइए, वो भी इसी सरकार में नहीं हो रहे हैं और आप इसी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। ये 2 बातें समझ में नहीं आई। ऐसा है, मैं सरकार की कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा। अगर मुख्यमंत्री जी के पास कोई बुलाने के लिए जाएगा ही नहीं तो कैसे मुख्यमंत्री जी आएंगे, क्यों आएंगे? पिछले तकरीबन 14 जनवरी के बाद आज 11 साल हो गए होंगे, हमारी संस्था में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं और कई एडमिनिस्ट्रेटर तो ऐसे लगे और वो संस्था में एक दिन आए तक नहीं। मैंने इस बात का हमेशा विरोध किया है, मैंने हमेशा लिख के दिया है और पिछले 1 साल से तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मैं किसी की बुराई नहीं करता, ना खाम खा की बड़ाई करता, लेकिन माननीय अरविंद शर्मा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ईमानदार ब्राह्मण अफसर को यहाँ HCS है, SDM है, उनको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है। मैं उनको बधाई देता हूँ इस बात की। नहीं, ईमानदार अफसर तो ठीक है, ईमानदार ब्राह्मण अफसर क्यों कह रहे हो? अफसर तो अफसर है सभी जातियों का, वो तो सभी के लिए काम करेगा। नहीं, मैं अफसर यूँ कह रहा हूँ, कई प्रधान रहे हैं, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं गिरना चाहता। मैं इस मंच के माध्यम से अपनी संस्थाओं की बुराई नहीं करूंगा, किसी में ये कमी नहीं काटूंगा कि किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कौन खा गया, कौन नहीं खा गया, ये आज का विषय नहीं है, क्योंकि इससे संस्थाएं बदनाम होती हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दाई से कोई पेट छपाए तो छप नहीं सकता। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खाया पी तो हुई है, लेकिन आज आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे? नहीं, खाया पी मैंने तो अपने प्रेजेंस में होने नहीं दी, लेकिन दुनिया शीशा है, दुनिया सबको जानती है। हमने यहाँ आज कोई बुराई की बात नहीं है, ना मैं किसी पर खाने का आरोप लगाता। अपने समय में सभी प्रधानों ने, सभी सरकारों ने अच्छा काम किया है। माननीय अत्री जी, हमारे पास रामकरण अत्री जी आए थे जो शिक्षण इस संस्था के प्रधान भी रह चुके। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा पैसा, ये उनका दावा था, आप उसका जवाब देंगे, सबसे ज़्यादा पैसा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में दिया गया और जिस समय वो प्रधान थे। क्या ये बात सही है, गलत है? ऐसा है, मैं उनकी मैनेजमेंट में 6 महीने के लिए ट्रेजरर भी रहा था और उनकी मैनेजमेंट में मैं एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी था। ये बात तो ठीक है कि आज तक जितना पैसा आया है उसमें उस टाइम पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पर ज्यादा पैसा आया, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो 17 करोड़ की बात करी वो मुझे जस्ती नहीं। मैंने RTI लगा रखी है कि उनके टाइम पे कितना सरकार से पैसा आया और कितना बरादरी से पैसा आया। उनके टाइम में 4 बार उन्होंने एडमिशन किया है। 100 की 100 सीटें जो हमारे पास थी वो मैनेजमेंट के हाथ में थी, उनसे कितना आया है इसकी RTI लगा रखी है। जब जवाब मिल जाएगा तब मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, पिछले 11 साल में बीजेपी सरकार में कितना पैसा आया? बीजेपी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं और मेरा भतीजा मोनू अत्री और कई साथी 18 या 19 की बात है, मुख्यमंत्री जी को लाए। हमने संस्था का 1 पैसा खर्च नहीं होने दिया और मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी ने 51 लाख तो अपने पास से दिया और काफी लोगों ने दिया। तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख रुपए संस्था में आए उस एक दिन के फंक्शन में। नहीं, क्या वो अकाउंट में आ चुके हैं? अकाउंट में आ चुके हैं, कोई भी वेरीफाई कर सकता है, मेरे भाई रामकरण भी वेरीफाई कर सकते हैं। 17 करोड़ का दावा हुड्डा साहब के सरकार में बताया जा रहा है और आप 1 करोड़ 51 लाख कह रहे हैं। तो आप देखिए वो 10 साल में इतना आया और यहाँ 11 साल में सिर्फ 1.5 करोड़ आया। ऐसा है, परिस्थितियां क्या हुई, हमारा आपस का झगड़ा ले बैठा। आप कह रहे थे चुनाव क्यों नहीं हुए? हाँ, मेन उसी में बात करें। मेन उसी बात था। 2011 में पंडित प्रेम सिंह अत्री प्रधान बने और वो 13 तक रहे हैं, जनवरी 14 तक रहे हैं। उनके टाइम में तकरीबन 43,000 नए मेंबर बने। उन मेंबर वो अकॉर्डिंग टू लॉ बने हैं, लेकिन नया एक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, उसको लोग समझ नहीं पाए, उसकी वजह से कुछ त्रुटियां रह गई होंगी। हम तो ये चाहते थे कि सभी वोट लोगों को राइट ऑफ वोट मिले, लेकिन रामकरण ग्रुप ये चाहता था
और आज भी चाह रहा है। हमने जहां तक हाई कोर्ट तक वोट रखने की अपील की तो उन्होंने पार्टी बनकर वोटें कटवाने का काम किया। उन्होंने वोटें कटवाने का काम किया और हमारे झगड़े की वजह से चुनाव नहीं हो पाया। इसमें बीजेपी सरकार कहीं जिम्मेवार नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ने 1.5 करोड़ दिया, 1 करोड़ 51 लाख जैसा आपने स्टेटमेंट दिया, और हुड्डा साहब के में 17 करोड़ का आप ये कह रहे हैं कि 17 दिया है, थोड़ा कम दिया है, वो आरटीआई लगा रखी है, वो जब आएगा तब बता देंगे। मतलब ये तो वास्तु स्थिति है, ये तो आप मानते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी सरकार की निस्बत उस टाइम पर हुड्डा साहब ने ज्यादा दिया था। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जो गोहाना से एमएलए हैं, माननीय मंत्री हैं, कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं, जिनकी आपने अभी तारीफ की, पिछले 8-9 महीने में उन्होंने क्या संस्था को योगदान दिया पैसे के मामले में? उन्होंने देखो, एक आदमी आता है, तैयार होता है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इस बात के लिए तैयार किया कि हमारे चुनाव कराए जाएं। ये भगवान परशुराम जयंती, सर्व जातीय भगवान परशुराम जयंती गोहाना में भी हो सकती थी, यमुनानगर में भी हो सकती थी, पंचकुला भी हो सकती थी। इसका श्रेय भाई अरविंद शर्मा जी को जाता है कि उन्होंने पहरावर की जमीन पर कराई, वरना रोहतक में भी और कहीं हो सकती थी। और यहाँ इतनी घोषणा हुई, शिलान्यास हुए, नगद रुपया भी आया, लोगों ने भी चंदा दिया, मैंने भी खुद 1 लाख रुपए दिए और काफी घोषणा हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम इसको तिगुना करके देंगे, और उस कार्य में लगे हुए अरविंद शर्मा जी, जो उन्होंने 5 करोड़ के करीब तकरीबन करा चुके हैं। मैं ये एक बार रिकॉर्ड आ जाए, मेरे हाथ में नहीं हुआ तो इस हफ्ते में हो जाएगा। और सर वो 15 करोड़ रुपए जाकर नहीं रुकेंगे, वो तो या इतनी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे। हमारा तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। पहला चरण 1904 में हुआ था शुरू, 1998 में ब्राह्मणवास में बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी, लेकिन कॉलेज पहले खुल गया था 74 में, BMS कॉलेज 1908 में शुरुआत हुई थी। है जी, 1908 में पहले। हाँ जी, 1908 में हमारे 5-4 आदमी थे, हमारे महानुभाव, पंडित प्रभुदयाल जी, स्वर्गीय पंडित प्रभुदयाल जी, पंडित राम फूल जी और कई गणमान्य आदमी थे। उनके प्रयास से पंडित प्रभुदयाल जी ने, राय साहब बहादुर के नाम से प्रमुख थे, उन्होंने अंग्रेजों से 25 एकड़ हमारी वहाँ दिलवाई थी। अत्री साहब, आप ये बताइए, देखो जाट शिक्षण संस्था चुनाव हो गए हैं, वैश्य के भी हो गए हैं, सैनिक के भी हो गए हैं, ये गौड़ ब्राह्मण में क्या दिक्कत है? यहाँ क्यों नहीं हो रहे? सरकार तो वही है, वहाँ देखो इश्यूज तो वहाँ भी, ऐसा नहीं है वहाँ ग्रुप नहीं है, फैक्शनलिज्म, आपस में वाद विवाद, प्रधानी की लड़ाई वहाँ भी है। आपके गौड़ ब्राह्मण में ऐसा क्या है? आप लोग क्यों नहीं मुद्दा सुलझा पा रहे हो? देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब पहले भी दे चुका और फिर देना चाहता हूँ। हमारी ये व्यक्तिगत लड़ाई है ना, जो वोट कौन सी रहे कौन सी नहीं रहे, इस पर झगड़ा लौटा हुआ है। सरकार क्यों पार्टी बने? सरकार ने तो सारे गुट प्रिय हैं, और जो भाई वोट कटवाना चाहते हैं वो अपनी हार देख रहे हैं। वो वोटों के खिलाफ, वोट कटवाने के खिलाफ लगे हुए थे। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अब सरकार ने फैसला कर लिया है कि जो DR साहब ने फैसला दे दिया है, उस पर माननीय हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पैरावर का मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया कि ये गोहाना भी हो सकती थी, जो जन्मोत्सव हुआ भगवान परशुराम जी का, रोहतक में कहीं भी हो सकता था, हरियाणा में कहीं भी हो सकता था, लेकिन ये पहरावर में हुआ। पहरावर की ज़मीन की बात करें तो एक आपके ही समाज के बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं नवीन जयहिंद, और बड़े सामाजिक मुद्दे उठाते हैं। लोग ये कहते हैं कि नवीन जयहिंद का बहुत बड़ा योगदान है पहरावर की ज़मीन के मामले में, आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं पहरावर गांव का। उस टाइम पर भाई ऋषि शर्मा सरपंच थे और रामकंड जी की मैनेजमेंट थी, राम भी सक्रिय साथी थे। और उस टाइम पर हरियाणा सरकार की यह पॉलिसी थी, अगर गवर्नमेंट जमीन देती है तो उसका कोई मोल नहीं लेनी पड़ेगी, वो फ्री में मिल जाती थी। लेकिन वो जमीन नगर निगम में आ गई। नगर निगम ने एंडोमेंट फंड मांग लिया। आज जो हमारी जमीन इतनी लेट हुई है और जमीन की लड़ाई का जो झगड़ा है, ये इतना बड़ा समाज को सेक्रीफाइस करना पड़ा। अरविंद शर्मा जी ने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए उस रैली में आकर अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। एक नवीन जयहिंद का अकेले का योगदान नहीं है।
और नवीन जैन का योगदान है? नवीन जैन जी का भी योगदान है। क्या योगदान है? उन्होंने, हमने पहले 5 आदमियों ने ये बीड़ा उठाया था, जिसमें मैं था, भाई मोनू अत्री थे, सुरेश पंडित जी थे, गॉड कॉलेज के प्रिंसिपल जयपाल शर्मा जी थे, एपेक्स वाले श्री भाई जो पवन डॉक्टर के पिताजी, 5 आदमियों ने बीड़ा उठाया था। आप लोगों ने बेड़ा उठाया था, सही बात है, लेकिन वहाँ जा कर के जो बोर्ड गड़ा हुआ था अपने नगर निगम का, उसको पाड़ के दूर करके परसा गाड़ने वाले तो नवीन जैन थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबारों में सुर्खियां बनी थी बड़ी बड़ी। ऐसा है, जो कार्रवाई उन्होंने की, उन्होंने सरकार को इरिटेट किया, उनकी भलाई की वजह हमें नुकसान हुआ। क्या नुकसान? सरकार ने अपना मुंह मोड़ लिया। हम सरकार से अगर हम पहाड़ का टक्कर मारेंगे तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन जमीन तो मिल गई। जमीन उन्होंने नहीं मिली। जमीन तो रामकर्ण जी ने मिलाई, खोजी तो परावर पंचायत ने पहले ही दे दी थी। रामकर्ण जी के टाइम पे 4.5 लाख रुपए, 4.5 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे, वो कहते हैं, उनसे पूछ लेना, और रिकॉर्ड पे भी थे। कहाँ गए वो पैसे? वो पैसे संस्था में लगे हैं। संस्था में मैं बताऊंगा कहाँ गए वो संस्था में लगे हैं। प्रेम जी ने भव्य बिल्डिंग बनाई, 20 से ऊपर कमरे बनाए, नए नए कोर्स लाए, बड़ी तरक्की की संस्था ने प्रेम जी के टाइम पे। और अगर वो बोर्ड ना पढ़ते तो सरकार इतने अगेंस्ट नहीं होती हमारा। फिर जो जमीन पर हावर के टाइम में माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी थी, उनका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन वो 4 टुकड़ों के अंदर थी, ABCD अलग अलग थी। अब जो मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो करनाल में घोषणा की श्री अरविंद शर्मा जी के नेतृत्व में, उस 15 एकड़ समथिंग पॉइंट को 21 की तरह कम्पैक्ट ब्लॉक बना दिया, और हरियाणा सरकार की तरफ से चारों तरफ 60-60 फुट के रोड लगा दिए, मीटर के रोड लगा दिए। एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज है। अब एक भव्य कम्प्लेक्स बनेगा। और जो जमीन हमारे हाथ से निकल गई थी, रामकर्ण जी को मैंने कहा, बोले इतने पैसे भरेंगे तो ब्राह्मणवास जमीन ना खरीद लेंगे। अगर उस टाइम पर वो पैसे भर देते, पैसे होते हुए नहीं भरे, इसके लिए वो जिम्मेवार जमीन गई। और सारे भाइयों को, जिसमें हम भी हैं, आप भी हैं, 36 बरादरी के लोग भी हैं, मैं यहाँ कोताही नहीं करूँगा। नवीन जी का भी योगदान है, लेकिन विशेष योगदान माननीय श्री अरविंद शर्मा जी का है, जिन्हें मेंबर पार्लियामेंट होते हुए अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगा दिया था। पंडित प्रभु दयाल जी का और उनके साथियों का क्यों उन्होंने तो उतना नहीं जा पाई। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब आराम से देता हूँ। रामकर्ण जी 7 से बने 11 तक रहे। प्रेम जी 11 में बने 14 तक रहे। प्रेम जी एक बार पहले बने थे, वो नहीं रह पाए थे किसी कारणवश। ठीक है, हमारा कोई कब्जा नहीं है। प्रेम अत्री जी मना कर चुके कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उनके टाइम में अभूतपूर्व विकास हुआ है और ट्रांसपेरेंसी थी। रही मेरी बात, मैं कभी इलेक्टेड प्रधान नहीं रहा हूं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ब्राह्मण समाज को, हरियाणा सरकार को आश्वासन देता हूं, माननीय अरविंद शर्मा जी के नेतृत्व में आश्वासन देता हूं, जो बरादरी के वो बड़े नेता हैं, आज कद्दार नेता हैं, उनका कद बहुत बड़ा है। 1 महीने के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा रुपए कर दिए। वो आगे रहेंगे, पीछे उन्होंने राजनीतिक कुर्बानी दी है। अगर वो आज सर्वसम्मति से किसी को बढ़ाना चाहे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पहला आदमी हूं जो चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, और सर्वसम्मति से अगर मेरा नाम आता तो भी नहीं बनूंगा। और बोलो, ये जो 5 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किए, ये क्या हैं? मतलब ये समाज ने दिए हैं? ये समाज ने दिए हैं। तो इसमें आप एक मंत्री जी को सारा क्रेडिट दे रहे हो, समाज को क्रेडिट मिलना चाहिए। मंत्री जी ने अपने कोटे से कितने दिए हैं? देखिए, क्रेडिट तो समाज को है, क्रेडिट तो देने वालों का है, लेकिन जब लिस्ट सामने आएगी तभी तो ABCD का नाम लेंगे हम। भाई ये आजाद अत्री ने दिए हैं, ये मनु अत्री ने दिए हैं, ये ABCD ने दिए हैं, ये फलाने ने दिए हैं, तभी तो उनका नाम लेंगे। समाज के बगैर तो कुछ नहीं है। सरकार से समाज बड़ा है। अच्छा, उस दिन नायब सैनी जी आए थे तो वो घोषणा करके गए थे, कुछ पैसा आया अभी तक? हाँ, मैं इस बारे में मैं बाहर था, क्योंकि मेरे पीछे परिवार में मैं भी बीमार था और मेरी बात नहीं हो पाई। वो ग्रांट आई है या नहीं आई है मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आपने एक बात याद दिवा दी। 1 करोड़ 12 लाख रुपए तो माननीय मनोहर लाल जी के टाइम में नगद आए थे। और एक बहुत बड़ा नाला जो ब्राह्मणवास गांव को जोड़ता है,
जो संस्था के बीच का गुजरता है, जो करोड़ों रुपए में वो पक्का हुआ, वो उस सरकार के टाइम में हुआ। हरियाणा सरकार के आशीर्वाद से, बीजेपी की सरकार थी, वो डायरेक्ट लाइन रोहतक से जोड़ दी गई। आज वो जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं है, वह छात्र छात्राओं को दिन रात को बिजली की परेशानी नहीं होती। ये भी अभूतपूर्व कार्य हुए उस टाइम पर, जो मेरा भाई कहता है ना, कोई कार्य नहीं हुए। और मैं एक और बात कहता हूँ, मेरे परिवार ने बतेरी सेवा कर ली, छोड़ दे संस्था को। बतेरे योग्य आदमी संस्था में आ जाएंगे, बतेरे योग्य आदमी है, लेकिन कहते नहीं कि तलवार का घाव भर जाता, बोल का घाव नहीं भरता। अत्री जी, आपने जैसे पीछे भी मेंशन किया कि आपने जब जब आवाज़ उठाई है तो आपको निजी नुकसान फेस करना पड़ा है। आपके ही दामाद जो ओएसडी थे चीफ मिनिस्टर के, उनको भी पीछे से हटा दिया गया था, और लेकिन बाद में वो दोबारा आ गए, वो एक अलग बात है। क्या वो उसी का नतीजा था? नहीं, मैं नहीं कह सकता कि उनको इस बात के लिए हटाया गया, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहता हूँ कि विरोधियों को बड़ा पॉइंट मिल गया। हमारी वोट इसी वजह से कटी गई थी, मैं सच्चाई कहता हूँ। और मेरे बेटे का ट्रांसफर कर दिया गया था, इज ऑफिसर इन द हरियाणा सरकार, और मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लागू करने की बात हो गई थी। लेकिन मैं बधाई देता हूँ तत्कालीन एसएसपी साहब का, उसने कहा जी ऐसा वाकई इन्होंने कुछ नहीं बोला उस रेड्डी के लिए, इस रेड्डी के लिए कुछ नहीं बोला। और अगर आप इसमें कहोगे तो वकील बरादरी है, इस सरकार के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। मैं आभारी हूँ सरकार का, लेकिन मैं आभारी हूँ खट्टर साहब का कि उन्होंने कभी व्यक्तिगत इस बात को नहीं लिया। आज वो मेरे से मिलते हैं, मेरे सिर पर हाथ धरते हैं, मेरे से पूरा प्यार करते हैं। और ग्रोवर साहब से मेरी अच्छी राम राम है, आना जाना है, भाई है हमारा, परिवार का आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहते हैं कि उस दौरान आपने ग्रोवर साहब के घर जाकर के माफी मांगी थी, ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, मैं ईश्वर से बड़ा किसी को नहीं मानता, और माँ बाप ईश्वर से भी बड़े हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मिस्टर अशोक पावा वकील हैं, जो भाई मनीष ग्रोवर जी के बहुत नजदीक हैं, और मेरे छोटे भाई कृष्ण कौशिक जी वकील हैं। उन दोनों ने यह प्रयास किया कि मेरा और मनीष ग्रोवर जी का समझौता हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। उनके कहने से, वो मेरे से उम्र में भी बड़े, ओहदे में भी बड़े, सरकार के सर्वेसर्वा हैं, मैं उनके कहने से उनके घर चला गया। मैं ऑन ओथ कहता हूँ, आप वो वीडियो देख लेना जो भाई ने वो छापी थी। वो कह रहे पैर के हाथ लगा के माफी मांगे थे। मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, ना तो मनीष ग्रोवर जी की इच्छा थी मैं उनके पैरों का हाथ लगाऊं, ना मैंने लगाया। और ज्यादा कहते हो ना तो मेरा एक लड़का, मैं उसी को सौगंध खाता हूँ। ले, मैं और बता देता हूँ आगे, आपने सुन लो मेरी बात जी। ना माफी के लिए उन्होंने कहा, ना मैंने मांगी। हमारा उनके गले सुखे दूर हो गए थे। उन्होंने कहा आजाद संगतरी तेरे घर में चाय पीने आऊंगा। आए फिर? हाँ, वो बाद में मेरे घर आए। और जिस भाई ने यह मूर्खता की थी, जिसने छापा भाई पैरों का हाथ लगाया, उनका इंटरव्यू देख लीजिए। अगर मेरा इंटरव्यू में कहीं भी एक शब्द पा जाए तो मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने अपनी तरफ से पहले 2 लाइन छाप दी, बाद में मेरा इंटरव्यू रास्ते में जाकर पकड़ा मुझे। लेकिन मैं धर्म से कहता हूँ, कोई माफी नहीं मांगी। हाँ, सच बोलने की आदत है। मेरे घर आए, मगर भाई साहब ये आपने क्या करवा दिया, माफी मंगवा लो, मांग लेता हूँ, मेरे घर आ रहे हो आप बड़े हो, मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ, लेकिन आपने ऐसा यूट्यूब पर नहीं करवाना चाहिए था। वो सरासरी गलत है, निंदनीय है। उन्होंने मानना कि गलत हुआ? हाँ, माना उन्होंने। बोला जी वो पत्रकार ने अपनी तरफ से छाप दिया। मेरा कोई गॉड कॉलेज का प्रधान बनने का लक्ष्य नहीं है, मेरा को एमपी बनने का लक्ष्य नहीं है, मेरा को और कुछ बनने का लक्ष्य नहीं है। मैं सरकारी वकील, मेरे सो क्या। एक बात है अत्री साहब, आप जैसा सच्चा आदमी, फक्कड़ आदमी, इतना जो दिमाग में है, दिल में, वो जुबान पे आ रहा है, ऐसे बहुत कम आदमी होते हैं। देखिए, मैं एक साधारण परिवार से हूँ, और इतने ऊंचाइयों पर पहुंच गए, आजाद अत्री को कहीं पूछ लो, मुझे शकल से कम जानते हैं, नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। देखिए, मैं अपनी मेहनत से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने मामा जी पंडित दत्तीराम जी के आशीर्वाद से, गोट संस्था के विभिन्न विभिन्न पदों पर रहा, जिला परिषद का मेंबर रहा। मैंने रिजाइन देकर 94 में जिला परिषद का मेंबर बना। मैंने पार्टी बदल ली 99 में। और मैं कहता हूँ, एक देवता आदमी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाली ने मुझे टिकट दिया, इस योग्य समझा। मैं ना बिका ना भाजा, मैंने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बात का मुझे नुकसान भी हुआ, लेकिन बाद में माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे भाई हैं, सारे भाई, हम कोई दिक्कत नहीं है। चौटाला भी भाई हैं, चौटाला माननीय है, अभय भी माननीय है, भूपेंद्र हुड्डा भी माननीय है, खट्टर भी माननीय है, अरविंद शर्मा भी माननीय है,
नायब सैनी माननीय है, पर आप तो मतलब मेरे सारे माननीय हैं, इसका नुकसान मेरे को हुआ। आपका नुकसान भी आपको होता है। मुझे होता है, मैं भुगतता हूँ ना। देखिए, मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। अगर मैं किसी के बाहर नहीं जाऊँ, मुझे ये नहीं कहा आ जाओ अत्री साहब, मुझे बैठा कर पानी नहीं पिलाए, मेरा जायज काम ना करे, तो मैं फोन छोड़ देता हूँ। और राजनीति में बहुत कुछ करना पड़ता, पापड़ बेलने पड़ते हैं, और एक आदमी को टिकट लेने के लिए कम से कम 25 साल एक जगह रहना पड़ता है। ये मेरा अपना तजर्बा है। और मुझे चौटाला साहब ने 5 साल में टिकट दे दी। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब मुझे ना तो लालसा प्रधान बनने की है गौड़ संस्थाओं का, क्योंकि एक परिवार पर आरोप लग रहा है। मैं चाहता हूँ आरोप ना लगे। माननीय अरविंद शर्मा जी, नायब सैनी जी, किसी बड़े आदमी के डॉक्यूमेंट्री बना दें या वो चुनाव करा दें। हाँ, मैं एक वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी, मेरे विरोधी अगर ये कह दें कि आजाद संगठन ने 1 पैसा खाया, तो मैं संस्था में पैर नहीं रखूंगा। अच्छा, आपको इतना, आखिरी सवाल, आपको इतना दुख और दर्द क्यों है कि 11 साल से चुनाव नहीं हुए, संस्थाओं का नुकसान हो रहा है, और आप इसके लिए आपने आवाज़ भी उठाई है और नुकसान भी सहा है, इतना पैशनेट क्यों हैं? देखिए, जो ये एक्ट माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 12 में बनाया था, आज वो बेशक मेरे से नाराज हो जाएं। एक जाट संस्था को किसी व्यक्तिगत विशेष को हटाने के लिए बनाया था, लेकिन ये एक काला कानून है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी से, कैबिनेट मंत्री भाई अरविंद शर्मा जी से, क्योंकि मेरे ज्यादा ही नीचे हैं, वैसे तो कृष्ण पवार गुर्जर जी भी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, गौरव गौतम जी मेरे रिश्तेदार हैं। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, इस काले कानून को बदल के प्रधानी का चुनाव या तो सभी पोस्टों का डायरेक्ट कराया जाए, इस काले कानून को बदल दिया जाए, या प्रधान का चुनाव डायरेक्ट मेयर की तरह कराया जाए, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना रहे और 3 साल वो प्रधान अपना अच्छा काम कर सके। ऐसा क्या है प्रधानी में जो इतना आप? देखिए जी, मेरा एक मानना है, मैं तो जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ, एक समाज में इज्जत हो जाए। 2 मिनट के लिए मैंने कहा था, एक कहावत है मेरे बारे में, आजाद संगठन जिसकी तरफ होता वही जीत जाता है। एक मेरे भाई ने कह दिया, भाई और आगे हम पेपनी बजा के अपने बजा के देख ले। उस चक्कर में मैंने कई करोड़ रुपए लगा दिए और आप जैसे मित्रों के लगवा दिए। मैं चाहता हूँ वो वोट रह जाए, क्योंकि मैंने तो उनको भजा दिया, मैंने तो उनको पछाड़ दिया। अगर वो ऐसे दमदार हैं, ऐसे बनने वाले हैं, पिछले दफा प्रेम से हरवा दिया, जबकि प्रेम की 3000 वोटें कम थी उससे। उसका सारा अपना प्रिंसिपल था, उसका अपना आरो था, मैंने तो अपना कसर काट दी वो बात वाली। लेकिन अगर नहीं वोटों पर चुनाव होता है और मेरे नेता और मेरी बरादरी ये कहते चुनाव लड़ना, तो मैं समाज सेवा के लिए अपना घर भी बेच दूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर 1 पैसा ना खाऊं ना खान दूं, जो खाएगा गौ माता का मांस खाएगा। एक और बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये याद रखना, पिछले खाने वाले और आगे जो खाएंगे, जिसने शिक्षण संस्थाओं का खाया है, जिसने गौशालाओं का खाया है, मंदिरों का खाया है, उसका सर्वनाश नहीं। तो चुनाव में साम दाम दंड भेद सब कुछ नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे। और अरविंद शर्मा जी का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मैं पार्टी का हूं। और मैं एक और कहना चाहता हूं, जो रामकर्ण जी कहते हैं मैं प्रधान बन गया था साथ में, वो सिर्फ मेरी बदौलत बना था और प्रेम मंत्री की बदौलत बना था, क्योंकि उस टाइम पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था। भाई, राज की वजह से सरकार हमारी संस्थाओं को ज्यादा फायदा होगा। आज मैं आग्रह करूंगा कि रामकर्ण जी को तो स्वयं हट जाना चाहिए, किसी बीजेपी के नेता को बना दो, कार्यकर्ता को बना दो, आजाद संगठन को प्रधानी नहीं चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ईमानदारी से कहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी कहेंगे, अरविंद शर्मा जी कहेगा और मेरा समाज कहेगा, मौका देगा, तो मैं जरूर लड़ूंगा। लेकिन ये नहीं है अखाए प्रधानी हाय प्रधानी, ऐसा मेरा लालच नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बहुत बड़े नेता, वकील साहब और गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था की जो मेयर करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, आज़ाद सिंह अत्री। तो अत्री साहब, आपने समय दिया, हर तथ्य को, हर बात को इतनी बेबाकी से आपने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।